जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो बायोलॉजी का क्लास 12 से संबंधित पार्ट 1 चैप्टर वाइज करेंगे। जीव विज्ञान है, क्वेश्चन विथ आंसर के साथ, क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ करेंगे। जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और 2019 से 2022 तक अपडेटेड क्वेश्चन होगा, यानी कि 2009 से पूछा गया क्वेश्चन और 2022 तक 2009 से 2022 तक सभी के सभी क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, सभी का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक करेंगे, सभी सब्जेक्ट से संबंधित। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा कि नोटिफिकेशन ऑल हो जाए और आपको सही समय पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, कुछ रूल नियम है कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब है कि प्रश्न संख्या 1 से 15 तक, प्रश्न संख्या 1 से 15 तक सभी लघुत्तरीय कोटि के प्रश्न हैं। 15 को क्वेश्चन है, इसमें 1 से 15 तक सभी के सभी क्या है, लघुत्तरीय कोटि का प्रश्न है। इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न के लिए इसे 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 15 में से 10 गो का जवाब देना है और यह एक प्रश्न का मार्क्स जो मिलेगा वो 2 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? तो ये 2 मार्क्स का होगा, ये 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 2 नंबर का मिलेगा। तो 10 को के जवाब देंगे तो 20 नंबर हमको इससे मिल जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 16 से जो 18 तक होगा वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, वो 5 नंबर का होगा, जिसमें से सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है। सभी प्रश्न 16 से 18 है अनिवार्य है, उसमें अथवा करके भी दिया गया है, काफ़ी सोल्यूशन होगा आंसर देने में। अगर मान कर चले 16 का नहीं आता है तो उसका अथवा करके जो दिया गया है उसका भी आप जवाब दे सकते हैं अगर 16 का नहीं आता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और अब अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहा तो पूरा क्वेश्चन बैंक हम कवर करा देंगे जल्दी से जल्द ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, और हाँ, एग्जाम से संबंधित या किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके से वहाँ से फॉलो करके वहाँ से आप किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं, आप PDF वहाँ से पा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं। अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं और उचित उदाहरण देकर समझाइए। तो मेंडल के, तो अपूर्ण प्रभाविता किससे संबंधित थे? तो मेंडल साहब वैज्ञानिक जो थे, तो मेंडल जो प्रयोग किए थे वो F1 पीढ़ी में, यानी कि F में विषम युग्मनजी। विषम मतलब होता है कि जो मिलता जुलता नहीं, एक अलग ही प्रकार का युग्मनजी का फिनोटाइप जो है सो किसी एक जनक के सदृश पाया गया, यानी कि F1 पीढ़ी में जो है सो मेंडल साहब जो प्रयोग किए तो विषम युग्मनजी का जो फिनोटाइप था, यानी कि दूसरा मिलता जुलता नहीं था, वो एक जनक के सदृश पाया गया, यानी कि एक से मैच खा गया। और परंतु अगर बाद में देखा जाए तो पौधे F1 का फिनोटाइप किसी भी जनक से नहीं मिलता था। F1 का जो फिनोटाइप है वो किसी जनक से नहीं मिलता था। और इसका एक उदाहरण था कि श्वान पुष्प, एक उदाहरण है श्वान पुष्प होता है, गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा। श्वान पुष्प या स्नैप ड्रैगन फूल में फूल के रंग की वंशागति, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता कहने का मतलब है कि मान कर चलिए किसी पर हम प्रभाव डालना चाहे लेकिन उस पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ा, वो हो गया अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो इसी के हो गया अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। अगर तद्यपि प्रजनन लाल फूल वाले, यानी कि लाल फूल वाला को कैपिटल R से डोनेट किया गया था, तो लाल फूल वाला तथा सफ़ेद फूल वाले को कैपिटल T से। तो लाल फूल वाला को कैपिटल R से और सफ़ेद फूल वाला व्हाइट फ्लावर को कैपिटल T से। और पौधों के बीच संकरण से, पौधों के बीच संकरण कराने का मतलब होता है उसको जेनेटिक और इसको जेनेटिक दोनों को मिलाया जीन को, और प्राप्त जो हुआ वो प्राप्त F1 पौधों में जो है सो एक कैपिटल और एक R, स्मॉल r। तो ये दो कैपिटल R जो था तो वो लाल था, लेकिन एक कैपिटल आया एक स्मॉल r आया, तो ये दूसरा कलर का हो गया, गुलाबी फूल उत्पन्न हुए। कैसा फूल हुआ? तो गुलाबी फूल, यानी कि सफ़ेद फूल और लाल फूल को जब क्रॉस कराया गया तो दोनों में से नहीं सफ़ेद हुआ नहीं लाल हुआ, दोनों में से कोई नहीं हुआ, बल्कि एक तीसरे प्रकार का फूल का कलर हो गया, वो गुलाबी उत्पन्न हुए। और ये गुलाबी उत्पन्न हुए, वह स्वपरागण से उत्पन्न F1 पीढ़ी में लाल फूल जो है सो R यानी कि कैपिटल और गुलाबी, लाल यानी कि कैपिटल R और गुलाबी जो है सो कैपिटल R और स्मॉल r, एवं सफ़ेद जो था वो T फूल वाले पौधे जो थे 1:2 के रेशियो में अनुपात में प्राप्त हुए। अब स्मॉल r वाला जो है सो अलील पर पूर्ण रूप प्रभावित नहीं करने से F1 पीढ़ी में जो है सो R यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r में संतति में फूल गुलाब हो गया।
क्या हो गया, गुलाब हो गया, यानी कि इस पर प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता यही है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेंडल के F1 प्रयोग में विषम युग्मनजी का प्रयोग, यानी कि एक दूसरे किस्म का और एक दूसरे किस्म का दोनों का क्रॉस कराया गया। मान ऐसे भी लिख सकते हैं, मेंडल के प्रयोग द्वारा यह बताया गया है कि एक सफ़ेद फूल लिया गया और एक रेड फूल यानी कि लाल फूल लिया गया, और दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो पाया गया कि एक तीसरे कलर का रंग जो फूल जो है सो उत्पन्न हुआ, एक कैपिटल और एक आर, यानी कि यह गुलाबी फूल उत्पन्न हुए। और स्वपरागण से उत्पन्न F1 पीढ़ी में जो है सो लाल का कैपिटल था, लाल रंग का कैपिटल आर था, और गुलाबी का एक कैपिटल और एक स्मॉल हो गया। एवं सफ़ेद फूल के लिए जो है कैपिटल T फूल वाले पौधे जिसका अनुपात था 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए, और आर अलील यानी कि स्मॉल आर वाले पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं रहने से F1 पीढ़ी में जो संतति फूल हुए वो गुलाबी टाइप का हो गया था। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना था। ये इतना ही में 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए आप 2 बार 3 बार प्रयास कीजिएगा तो ये बन जाएगा। तो मानव अंडाशय यानी कि हम लोग में मानव अंडाशय के, तो अंडाशय किस में होता है, मेल में या फीमेल में? तो फीमेल मतलब होता है महिला और मेल मतलब होता है पुरुष। तो देखिए कहाँ होता है, तो यह जो है सो यह महिला का अंडाशय है, जिसमें यहाँ वाला भाग को दिखाया गया है, यहाँ वाला भाग को यह दिखाया गया है जूमिंग करके। तो इसमें तो पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन ये फिगर को भी हम रख लिए हैं क्योंकि सही से क्लियर हो सके। तो यहीं वाला को उठा कर रख दिया है। तो इस तरह का बनाना होगा, इसको बनाना होगा, किसको, इसको बनाना होगा, इसको बनाना होगा। तो आप जो है एक बार 2 बार 3 बार बनाइएगा तो ये क्लियर बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। तो इसको बनाइएगा और थोड़ा थोड़ा इसे दर्शा दीजिएगा कि ये रेड वाला क्या है। तो रेड वाला जो आप देख रहे हैं रुधिर वाहिकाएं यानी कि ब्लड है। उसके बाद ये देख रहे हैं प्राथमिक पुटक है, प्राथमिक पुटक यानी कि प्रथम है, एक में ही आ रहा है तो प्राथमिक पुटक होगा। उसके बाद यह दूसरा दिखाई दे रहा है, तो द्वितीय जो होगा सो द्वितीय यहाँ पर है तो द्वितीय को नहीं दिया गया है। जबकि तृतीय का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक और तृतीय पुटक गवार, और इसको दर्शाता हुआ दिखा दीजिएगा। उसके बाद ग्राफिक पुटक इसको दिखा दीजिएगा। उसके बाद अंडाणु यहाँ पर होता है, इसको दर्शा दीजिएगा। इतना ही में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इस टाइप का इसे बना लीजिएगा इसे। उसके बाद इसको दे दीजिएगा ये अंडाशय हो गया। उसके बाद ये गर्भाशय हो गया जिसको योनि बोलते हैं, और ये अंडवाहिनी हो गया। इसी को फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और नसबंदी कर दिया जाता है। और ये यहाँ पर योनि हो गया और ये गर्भाशय हो गया जहाँ पर बच्चा तैयार होता है, निषेचन होता है। चले नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि DNA के द्विसूत्री संरचना के 2 मुख्य बिंदुओं की विवेचना करें। यह सभी के सभी क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो सभी क्वेश्चन बैंक हम सभी चैप्टर का करा देंगे, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सोशल साइंस सभी का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का मेरा एक ही उद्देश्य है, आपकी एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए एग्जाम से। और आप लोग का एक ही यही उद्देश्य है कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो DNA के द्विसूत्री संरचना के 2 मुख्य बिंदुओं का विवेचना करना है। तो DNA अणु की रचना को वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, DNA की रचना को मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया था, दिखाया था, जिससे CDNA का वाटसन व क्रिक मॉडल कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? CDNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहते हैं। तो यही कहा जाता है कि वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्या है? तो DNA से संबंधित। इसके अनुसार DNA अणु एक द्विकुंडलीय रचना है। वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक के द्वारा कहना है कि इसके अनुसार जो है DNA अणु जो है सो एक द्विकुंडलीय रचना है, जिसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। तो चलिए अगला चैप्टर में अगला में पढ़ते हैं कि इसकी 2 प्रमुख कौन कौन सी विशेषता है। तो पहला विशेषता यही है कि DNA अणु में 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर मतलब होता है बराबर। DNA अणु में 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं मतलब होता है चैन। क्या होता है? तो चैन होता है। तो
प्रति समानांतर यानी कि एंटी पैरेलल एक उभयनिष्ठ अक्ष के चारों ओर सर्पिल, सर्पिल मतलब इसी टाइप का सर्पिल जो है सो सर्पिल रूप में कुंडलित होती है। दूसरा है कि प्रत्येक कड़ी में, प्रत्येक कड़ी मतलब यहाँ से यहाँ तक, प्रत्येक कड़ी में बाहर की ओर फॉस्फेट, बाहर की ओर जो होता है इस तरफ होता है फॉस्फेट, यानी कि मान के चलिए इस टाइप का बना रहता है, इस टाइप का। दूसरा होगा तो इस टाइप का होगा, तीसरा होगा तो इस टाइप का होगा, और चौथा कौन कलर से बना दे, तो चौथा बना दे इस कलर से, इस कलर से। तो इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है। तो ये पहला वाला को फॉस्फेट यानी कि 4 गो हो गया, तो पहला वाला को जो मानता है इसको मानता है फॉस्फेट। तो यही कहता है कि पहले वाला फॉस्फेट यही फॉस्फेट एवं शर्करा जो है सो कुंडली के मुख्य अलावा यानी कि मेन सपोर्ट होते हैं। तीसरा दिया गया कि एक श्रृंखला में शर्करा, श्रृंखला मतलब यही चैन, श्रृंखला में शर्करा के कार्बन 3 से 5 दिशा में जबकि दूसरे में 5 से 3 दिशा में पाए जाते हैं। इस प्रकार दोनों स्टैंड विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में ही होता है, जैसे कि एक इस तरफ जाता है तो एक इस तरफ जाता है, और एगो के देखिएगा तो इस तरफ जाता है तो एगो इस तरफ जाता है, तो दोनों विपरीत दिशा में रहता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दे, यानी कि सभी का चारों का परिभाषित करना है, यानी कि आभासी फल किसे कहते हैं, वास्तविक फल किसे कहते हैं, अनिषेचन फल किसे कहते हैं, या जनित फल किसे कहते हैं, या बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, और इसको एक एक उदाहरण देकर समझाना है। तो चलिए यहाँ क्लियर करते हैं कि जिस फल में यानी कि फ्लावर में पुष्पासन वृद्धि करके, पुष्पासन यानी कि फूल वृद्धि करके बढ़ के सरस एवं गुद्देदार भाग में बदलता है उसे फल को आभासी या असत्य फल कहते हैं। यानी कि जिस फल का भाग यानी कि फूल धीरे धीरे बड़ा होकर वह फल जैसा बन जाता है, फल बन जाता है, यानी कि कोई भी फूल वह बड़ा होकर धीरे धीरे वह फल के रूप में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। इसी और जैसे इसमें हो गया सेब हो गया, नाशपाती इसका उदाहरण हो गया। तो सेब का फूल जो है वो धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बन जाता है, सेब यानी कि फल का रूप ले लेता है, और नाशपाती का सेम उसी तरह होता है, इसका जो फूल भी होता है वो क्या होता है, इसका भी फूल धीरे धीरे बड़ा होकर वृद्धि करके यह एक फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस फल का यानी कि जिस भी पौधा का फूल धीरे धीरे बड़ा होकर वह फल में परिवर्तित यानी बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है तो उदाहरण हो गया सेब, नाशपाती इसका। उसके बाद है वास्तविक। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जाएगा कि आभासी फल इनमें से कौन है, आभासी फल का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो सेब नाशपाती, खैर सेब दे दे या नाशपाती दे दे, और नहीं तो सेब नाशपाती दोनों दे दे, ऑप्शन सी में दे दे कि ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दे दे इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कीजिएगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। नेक्स्ट है कि वास्तविक फल। वास्तविक फल जिस फल के निर्माण में उस फल के फूल के अंडाशय से ही भाग लेता है, यानी कि वास्तविक फल किसे कहते हैं, तो जिस फूल के निर्माण में यानी कि जिस फल के निर्माण में यानी कि जिस फल के बनने में उस फल के फूल यानी कि जो फल बन रहा है उसका फूल जो है अंडाशय से ही भाग लेता है, उस फूल को वास्तविक या सत्य फल कहते हैं। यानी कि जिस फूल या जो भी फूल जो अंडाशय में भाग लेता है, फल के निर्माण में, फल को बनाने में भाग लेता है, जो फूल फल को बनाने में सहायता करता है, भाग लेता है, वो क्या कहते हैं, वास्तविक फल यानी कि रियल फल फ्रूट कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा आम और अंगूर यानी कि मैंगो और ग्रेप्स। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि अनिषेचन जनित फल किसे कहते हैं। अनिषेचन जनित फल किसे कहते हैं, तो कुछ पौधों में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है, निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है, यानी कि जो है सो बिना क्रॉस के यानी कि बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन की क्रिया के ही जो है जो सो निषेचन तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो बिना निषेचन के ही, बिना मेल और फीमेल के मिले हुए, निषेचन भी 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक लैंगिक। तो बिना निषेचन के ही जिस पौधा में फल का निर्माण होता हुआ, जिस पौधा में फल बनता हो, ऐसे फल को क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं, अनिषेचन जनित फल कहते हैं, अनिषेचन जनित फल कहते हैं। जैसे हो गया केला, संतरा, इसमें क्या होगा कि इसमें बिना निषेचन के ही फल फट जाता है, केला, संतरा यानी कि
बनाना और ऑरेंज में। नेक्स्ट है बहुभ्रूणता आप किसे कहते हैं, तो जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो, एक से अधिक एम्ब्रियो हो, तो इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी बहु मतलब होता है बहुत, और भ्रूणता मतलब यह भ्रूणता है, तो बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे में हो गया नींबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में नींबू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ तक नो डाउट। तो आप लोग जो भी डाउट होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या कहीं भी एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के सर्च करके जुड़ सकते हैं। क्योंकि कभी काल जो है सो इस पर प्रॉब्लम आ जाए तो हम इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर हम पोस्ट कर देते हैं, और पीडीएफ से संबंधित इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा में है कि जैव क्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है। जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और जैव क्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बताना है। तो किसी जीवों के गुणसूत्र की, गुणसूत्र कहने का मतलब है क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो किसी जीव के, यानी कि कोई भी जीव हो, जीव जंतु हो, उसके गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या में अस्थायी परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी मतलब सब दिन के लिए परिवर्तन यानी कि बदलाव हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? तो उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। जैव पराक्रम के विकास में इसकी भूमिका निम्न है। जैव पराक्रम के विकास में इसकी भूमिका जो है सो इसकी सहायता निम्न प्रकार के है। पहला उत्परिवर्तन जैव। उत्परिवर्तन जैव विकास का स्रोत यानी कि जेनेरो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के द्वारा जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। दूसरा है कि उत्परिवर्तन के द्वारा नए की उत्पत्ति संपन्न होती है। उत्परिवर्तन के द्वारा से नए की उत्पत्ति संपन्न हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। और जितना जल्दी आप लोग ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे, आप लोग को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड, क्योंकि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं मिलेगा, तो वीडियो एक दिन में एक ही आएगा। क्योंकि आप लाइक और कमेंट से और जैसे चैनल ग्रो होगा तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि चले आप लोग को वीडियो कंटेंट पहुंच रहा है आप तक, नहीं तो ऐसे वीडियो डालना से क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है क्वेश्चन नंबर 6 से।